हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी कहानी कुछ रिश्तों के ऊपर है। शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और इस कहानी को सुन के आपके जो भी विचार हों प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशान मत होइए। और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। मेरे इतने सवालों के बाद उधर से केवल एक रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया, कम से कम 1 घंटा तो मुझे लगेगा आने में। जैसे तैसे घबराहट के साथ मैं वहां पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो मेरे मित्र हैं और जो एक जज भी हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोज चिल्ला रही हैं। 13 साल का उनका एक बेटा जो बहुत परेशान दिखाई दिया। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। ये मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है। इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। एक नजर में तो मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिला दो। कुछ देर में चाय आ गई। भाई साहब को बहुत कोशिशों के बाद वो चाय पिलाई और मैंने भी साथ में उनके चाय पी। और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं मां जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी, ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मां खूब रोया करती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी करने लगे थे। मां ने 10 दिन पहले बोला, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की, पूरी फैमिली को समझाने की, किंतु किसी ने सीधे मुंह मां से और मुझसे बात नहीं की। जब मुझे याद है मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं कि मां कभी दूसरों के घरों में काम करते करते भी उस वक्त में भी मुझको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। और उस मां को मैं आज ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूं। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी मां के एक एक दुख को याद करके परेशान हूं, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है
जब 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तब स्कूल से ही आया था। उसका शरीर गर्म था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है मेरा शरीर। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा समय खराब ना जाए और मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। इतना बताते बताते मेरे मित्र रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आजादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में ही रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गलानी से भरे हुए थे। तब मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम सब लोग नोएडा निकलेंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सब लोग नोएडा के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम नोएडा पहुंचे, वहां बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूं। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। इतने में अंदर से एक महिला आई जो वार्डर थी। उसने बड़ी कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार ना दें, मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? तो मैंने उससे कहा, सिस्टर आप विश्वास करिए, ये लोग इस वक्त बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे तक वो हमें ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर आ गए। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक उन्हें छोड़ने आए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आएगा। रास्ते में बच्चे, भाभी जी सब शांत थे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते 4 बज गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और वो सारा दृश्य
आंखों के आगे घूम रहे थे। माँ तो केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से नहीं छुपा। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी करें लेकिन अपनी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर मां की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब कुछ होगा तुम्हारे पास, लेकिन एक सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ मां के आंचल में होता है, और उस आंचल को बिखरने मत देना। तभी कहते हैं बदलती हुई चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, पर बदलते हुए लोग बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।